तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? चेयरमैन पेमरा और मुलाजमीन की जिंदगी खतरे में है। वजीर आजम ने मिलने का वक्त नहीं दिया, सिक्योरिटी तो दे दें। अबसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। ऑफशोर कंपनी का शोर मचाने वाले खुद ऑफशोर कंपनी के भंवर में फंस गए। नोटिस भी मिल गया। इमरान खान को एक के बाद एक अदालती कार्रवाई का सामना है। पाकिस्तान की 3 अहम सरहदों पर तनाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान और भारत के बाद पड़ोसी ईरान ने भी दबाव बढ़ा दिया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का इम्तिहान है। और पाकिस्तान में ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए खतरा। मसीहा फर्ज भूल गए, मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया। आप देख रहे हैं न्यूज आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। मसाइल, दबाव, मदाखलत, धमकियां, शिकवे और नजरअंदाज किया जाना, चेयरमैन पेमरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अबसार आलम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी और अपने स्टाफ की जिंदगी को लाहक खतरात के बारे में बताया और तहफ्फुज़ का मुतालबा भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन पेमरा कुछ जज्बाती भी नजर आए। हुकूमत के इंतहाई करीब होने के इल्जामात का हमेशा से सामना किया है चेयरमैन पेमरा ने। अब अपने और हुकूमत के दरमियान जो दूरियां हैं उनका भी जिक्र किया। अबसार आलम ने शिकवा किया कि वजीर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त की थी, ताहम वक्त न दिए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अबसार आलम ने यह भी कहा कि रियासत अपने मुलाजमीन के लिए खड़ी नहीं होगी तो रियासत के मुलाजमीन भी कल उसके लिए नहीं खड़े होंगे। अबसार आलम ने जो शिकायतें की उससे मुतालिक सबसे पहले तो खुद सुनिए कि वो क्या कह रहे थे, फिर मजीद बात करते हैं। स्टेट के इदारे के एक ऑफिशियल को उसको इस तरह थ्रेट देना, ये सिर्फ एक चीज आपको सुनवाई है। हमारे पास बहुत ज्यादा इतलात हैं। अब हम महसूस कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल कोने से लगा दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी मुलाकात की, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल सका, इसलिए मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है कि अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ ना सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक नजर आती है। कुछ लोग पेमरा को धमकियां दे रहे हैं, मुलाजमीन की जान को खतरा है, काम करना अब नामुमकिन हो चुका है। चेयरमैन पेमरा ने यह भी बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी खत लिखा। इसके साथ अबसार आलम ने धमकी आमेज जो ऑडियो कॉल थी वो भी मीडिया को सुनाई थी और उन्होंने ये बताया कि एक फोन कॉल के बारे में वजीर आजम और आर्मी चीफ को पहले ही बता चुके हैं, लिहाजा तहकीकात होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स का भी यहाँ जिक्र किया जो नफरत का बीज बो रहे हैं। चेयरमैन पेमरा बेबसी का इजहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर फहाशी के खिलाफ एक्शन लें तो एक साइड तनकीद करती है, अगर नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ एक्शन लिया जाए तो दूसरी साइड सामने आ जाती है और फिर अदालतें हैं जो स्टे ऑर्डर जारी कर देती हैं, जिसके बाइस पेमरा के फैसलों पर अमल दरामद में रुकावट पैदा हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्टे ऑर्डर वाला मसला हल करेंगे। अबसार आलम ने मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है। चेयरमैन पेमरा की जानिब से आज की जाने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो ऐसे कौन से हालात थे जिनकी बिना पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी लेकिन वज़ीर आज़म उनको टाइम ना दे सके, हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। मदाखलत, दबाव और फिर जान की धमकियाँ बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं और ज़ाहिर है उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं चेयरमैन पेमरा के, लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ होगा। क्या हुआ कि उनको आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? ये बड़ी देर से ये चल रहा है मामला। देखिए, अबसार आलम साहब से पहले अगर आप देखें पेमरा की तारीख पर नज़र डालें तो कोई भी एक फ़ाल चेयरमैन पेमरा को कभी भी नहीं मिला। इसको एक रेगुलेटर की बजाय एक सज़ा देने वाला या एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है मुख्तलिफ़ हुकूमतों की जानिब से। हमने ये भी देखा कि पेमरा के अंदर ज़्यादातर जो इन्फोर्समेंट ऑफिशल्स होते थे वो साबिका पुलिस अफसरान होते थे। उनका क्या ताल्लुक़ है मीडिया से कि उनको ये काम दिया जाता था? तो एक तरह से ये पहले प्रोफेशनल चेयरमैन हैं इस इदारे के जिनका अपना ताल्लुक़ भी मीडिया से था और वो जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला, हमारी जब उनसे पहली मुलाकात हुई तो वो बड़े डिटर्मिन्ड थे कि इसको प्रोफेशनल लाइन्स के ऊपर
हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑफकॉम जो कि ब्रिटिश इदारा है, मीडिया रेगुलेटर है बरतानिया का, उससे बड़े मुतासिर थे और वो चाहते थे कि जितना बाइख्तियार इदारा वो है जो कि अपने मुल्क के सबसे बड़े नशरियाती इदारे BBC को भी जब चाहे जैसे चाहे जितना ज़्यादा चाहे फ़ाइन कर सकता है। ज़ाहिर है कि उसकी माकूल वजूहात होती हैं उनके पास, लेकिन उसके रास्ते में कभी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं आई। वो चाहते थे कि पेमरा का भी ऐसे ही इन्हीं लाइन्स के ऊपर उसको ऑर्गेनाइज करें। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने देखा क्या, जैसे आज उन्होंने खुद जिक्र किया कि 350 अगर उन्होंने फैसले किए तो 325 तो उसके अंदर अदालतों में चले गए हैं। और अदालतों में भी ये नहीं कि उन फैसलों के बारे में फिर कोई हतमी अदालती फैसला आ गया हो कि हाँ जी आपका हुक्म सही है या गलत है, वो पेंडिंग में चले गए हैं वो केसेस के। ना तो उनको ये पता है, ना तो वो पेमरा जो है उससे आगे बढ़ सकता है, ना उससे पीछे हट सकता है। हर मामला जो है वो लटक गया। और उसके अलावा जो रियासती इदारों के अंदर तनाव है, देखें आज की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसके अंदर अदलिया का भी जिक्र था जिससे उन्होंने शिकायत की, खुल्लम खुला शिकायत भी की। फिर उन्होंने सिक्योरिटी का भी जिक्र किया। और पाकिस्तान में जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जाहिर है कि आपके जहन में फौज और रेंजर्स और इस तरह के पुलिस के अलावा जो फौजी और नीम फौजी इदारे होते हैं वो भी आते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ इदारों के बीच में तनाव है उसको वो भी आपको नज़र आया। तो ये बड़ी देर से ये चीज़ें बिल्डअप हो रही थी और वो फिर आके ये जो बोल वाला मामला हुआ जिसके ऊपर उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री के कहने पे उसका लाइसेंस कैंसिल किया क्योंकि उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस इंटीरियर मिनिस्ट्री के बतौर उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। लेकिन उस चीज़ को भी फिर अदालत ने जब वो स्टे कर दिया तो मेरा ख्याल है कि वो जो स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल्स बैक, जो लास्ट स्ट्रॉ होती है, ये वो साबित हुई है। लेकिन यहाँ पर जो अहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नुक्ता बना रहा वो था इनको आने वाली धमकियाँ, जो कि फ़ोन कॉल्स भी उन्होंने सुनवाई। और ये धमकियाँ सिर्फ चेयरमैन पेमरा को नहीं आ रही बल्कि स्टाफ को भी आ रही, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात ला के उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की भी डिमांड की। फिर ये कि ख़तरात किसी एक तरफ से नहीं है, जब वो इतने सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में बता रहे हैं जो उनके तमाम तर जो इक़दाम थे उसमें रुकावट बने हैं, तो ये जो ख़तरात हैं इसको फिर किस तरह से देखेंगे, किस तरह एड्रेस किया जाएगा? देखिए ये तो प्योरली ये जो उन्होंने फ़ोन कॉल आज उनको सुनाई है, जो ऑडियो उन्होंने सुनाई है, ये तो प्योरली एक सिक्योरिटी थ्रेट है। एक ख़तरा उनको अदालतों से ये है जो कि उन्होंने खुद उनके अल्फाज में ये था कि जी पेमरा के सारे इख्तियारात जो हैं वो हाई कोर्ट्स के अंदर चले गए हैं। वो ठीक है, वो मामलों को अल्तबा में डालने का मसला है, वो उनकी पेमरा की वर्किंग को स्लो डाउन करने का मसला है, लेकिन वो बराह रास्त किसी की सिक्योरिटी को ख़तरा नहीं। ये जो फ़ोन कॉल है ना उसका, नाजिया आपने भी सुनी मैंने भी सुनी, उसका लहजा और सबसे अहम बात कि जिस शख्स की जानिब से ये फ़ोन कॉल थी उसको जो भी पेमरा के साहब जो हैं वो रिसीव कर रहे थे वो हवाला दे रहे थे कि मैंने कल भी आपसे कहा था, हमारी पहले भी ये बात हुई थी। गोया कि वो बाकायदगी से उनके साथ ताल्लुक में रहते थे पेमरा को। उन्होंने अफसार आलम ने ये नहीं कहा कि वो कौन साहब थे, उन्होंने ये भी कहा कि जी आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आवाज़ें बदल ली जाती हैं फ़ोन पे, इसलिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये कहने का कि कौन है। लेकिन उस फ़ोन कॉल को, उस ऑडियो को सुन के लगता यही है कि उनको पता था कि वो कौन शख्स है, और क्योंकि उनको पता था इसी वजह से उन्होंने वो ऑडियो जो है वो रिलीज़ भी की। और उसके साथ साथ चलें अदालतों से अगर आपको शिकायत है, आपने चीफ जस्टिस को तो ख़त लिख दिया, लेकिन उसके साथ साथ आर्मी चीफ को ख़त लिखना और उनसे कहना कि जी आप भी इस मामले के अंदर वो देखें, जाहिर है कि उनको काफ़ी वाज़ेह किस्म का शक है कि कहाँ से आ सकती है। आमिर साहब, यहाँ अब जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि अफसार आलम पर ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं और अपोजिशन की जानिब से भी, दूसरे भी ऐसे इदारे हैं जो उंगलियां उठाते रहे हैं कि अफसार आलम PML नून के ख़ास बंदे समझे जाते हैं, इसीलिए उनको चेयरमैन पेमरा बनाया हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में जब अफसार आलम खुद इतने बेबस नज़र आ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हुकूमत ही उनको वक्त नहीं दे रही है कि वो ये तमाम मामला जाकर वज़ीर आज़म के सामने रखते हैं, उनको वक्त नहीं दिया गया इसलिए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या मुस्लिम लीग नून से जो उनके ताल्लुकात थे और बहुत ख़ास करीबी साथी समझे जाते थे, क्या दूरियां होती हुई नजर आ रही हैं? ना जी, मेरे ख्याल में ये जो प्राइम मिनिस्टर से वक्त ना मिलने का उनका जुमला था ये एक टैक्टिकल जुमला था। मैं नहीं समझता हूँ कि यह हकीकत पर मबनी है। ये एक डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, एक फासला पैदा करने की कोशिश की है अपने बीच में और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बीच में, क्योंकि ये ना समझा जाए कि ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इस चीज़ के अंदर किसी तरह से इन्वॉल्व है या हुकूमत किसी तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट के ऊपर गौर करें तो उस कंटेंट के अंदर दो इदारे जो कि एक तरह से उन्होंने तनकीद का जिनको निशाना बनाया है बड़े खूबसूरत अल्फाज में और बड़े बड़ी उन्होंने कौशन के साथ ये काम किया, लेकिन उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। उसमें एक अदालतें हैं और एक फ़ौज है। ये वही दो इदारे हैं जिनके साथ हुकूमत जो है उसके भी मामलात जो हैं वो कोई बहुत अच्छे आजकल नहीं चल रहे हैं और काफ़ी देर से नहीं अच्छे चल रहे हैं। तो ये उन्होंने एक
फासला पैदा करने की कोशिश की है कि कोई ये ना कहे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दरअसल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की वहाँ पर की गई। अब मेरा जो अगला सवाल था वो शायद उसका जवाब आपने दे ही दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक मरतबा फिर इसको वाजे करें। चेयरमैन पैमरा का आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्तकबिल क्या है? मेरा ख्याल है अभी उन्होंने जो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी ये बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ पैमरा को या पैमरा के स्टाफ को मिलने वाली धमकियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के जो इदारे जिस रिलेशनशिप पर काम करते हैं और वो किस तरह से दूसरे इदारों के ऊपर असरअंदाज होती है, ये इसकी निशानदही उन्होंने की हुई है। मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का कोई भी जो सिविलियन गवर्नमेंट का कोई भी इदारा है वो मुशावरत के बगैर वो कर सकता है। तो अगर उन्होंने मुशावरत के साथ की है तो मुस्तकबिल करीब में तो मैं उनके ओहदे पर उनको बिल्कुल महफूज समझता हूँ, बल्कि इस बात को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक खेल है जो कि शुरू हुआ है, इसका अंजाम क्या है वो अभी बहुत शुक्रिया आमिर अहमद खान साहब हमारे साथ थे। और चेयरमैन पैमरा की जाने वाली इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर हम बात कर रहे थे। जो सिक्योरिटी खतरात हैं उनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है चेयरमैन पैमरा सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, लेकिन इदारों को जिस खुद मुख्तारी के साथ काम करना चाहिए उसका वो इजहार कर रहे थे। और आइंदा आने वाले वक्त में शायद हम देखें कि हमारे इदारे इतने ही खुद मुख्तार हों। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कि एक के बाद एक किस तरह से अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। पैनामा लीक्स ने दुनिया में तो हलचल मचाई, लेकिन पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी तब्दील किया। सियासी जमातों को इश्यूज उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में नया प्लेटफॉर्म मिला, जहां उनकी बेहतर अंदाज में सुनवाई होती है और मीडिया कवरेज भी ज्यादा मिलती है। इसीलिए अब एक के बाद एक सियासी जमात कानूनी पेचीदगियों में फंसी दिखाई भी देती है। पीपल्स पार्टी की तो केसेस की तवील फहरिस्त है। उनके वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सुइस हुकाम को खत न लिखने पर अदालती फैसले की रोशनी में जाना पड़ा। एक और वजीर आजम राजा परवेज अशरफ अब भी रेंटल पावर केस की पेशियां भुगत रहे हैं। नवाज लीग की अगर हम बात करें तो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा जो उनका मामला है वो पनामा केस ही है। पूरे 1 साल से ये मामला हुक्मरान जमात के लिए सरदर्द बना रहा और पिछले 6 माह से ये इशू अदालत में है, जिस पर बनने वाली GIT ने आज काम करना शुरू किया है। और अब लगता है कि इमरान खान की बारी है। खान साहब के खिलाफ यकदम केसेस का खाता खुल गया है। हुकूमत जैसे को तैसा की पॉलिसी पर गामजन दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से आज उनकी जो ऑफशोर कंपनीज थी और बनीगाला की प्रॉपर्टी उससे मुतालिक जवाब मांगा है। उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये नोटिस नवाज लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर जारी हुए हैं, जिन्होंने 1 नवंबर से ये दरखास्त दायर कर रखी थी, लेकिन इसकी समाअत में तेजी अब नजर आ रही है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 3 दिन इस केस को सुना और अब इस केस की समाअत कल फिर होगी। इमरान खान के खिलाफ ये केस बड़ा अहम है, जिसमें उनके करीबी साथी जहांगीर तरीन को भी फरीक बनाया गया है। दोनों पर इल्जाम है कि उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई और 2015 तक उन्हें खुफिया रखा। इलेक्शन कमीशन में गलत बयानी की, बनीगाला में 300 कनाल अराजी छुपाकर टैक्स चोरी किया। दोनों ही साहिबान कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। इस दरखास्त में इमरान खान पर गैर मुल्कियों से फंडिंग लेने का इल्जाम भी लगाया गया, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। दोनों ही इल्जामात बहुत संगीन है, लेकिन खान साहब के लिए सिर्फ ये एक केस सरदर्द ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामला भी ज़ेर समाअत हैं। इसके अलावा आज ही वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को हट जाने का नोटिस भिजवाया है, जिसमें इमरान खान को नवाज लीग पर 10 अरब की ऑफर का जो इल्जाम लगा था उस पर माफी मांगने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। ये सारे इल्जामात कितने हकीकी हैं और खान साहब के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। माहिर कानून अहमद रजा कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनीज के बाद अब जो खान साहब की ऑफशोर कंपनीज का मामला सामने आया है और ज्यादा इस पर बात हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बनीगाला की प्रॉपर्टी से मुतालिक इमरान खान से जवाब भी मांगा। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? इमरान खान के लिए ये जो कानूनी कार्रवाइयां हैं इस पर मुश्किलात बढ़ रही हैं? कानून जो है वो ना किसी का सिंपथाइजर होता है और ना किसी के खिलाफ होता है। कानून की निगाह में सब लोग बराबर होते हैं और कोई भी कानून की निगाह में कानून से बालातर नहीं होता। इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी। तो चीज यह है कि अब अगर एक मसला चल पड़ा है मेगा करप्शन का की खोज का,
तो फिर ठीक है। वो पंजाबी में कहते हैं कि फायदियां नु वाण बराबर दा होंदा है। तो एक अक्रॉस द बोर्ड अगर होता है तो ठीक है। तो इस केस में कसूरी साहब इमरान खान पर ऑफशोर कंपनीज छुपाने के साथ गैर मुल्कियों से फंडिंग का भी इल्जाम लगा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कानूनी तौर पर ये मामला पीटीआई के लिए क्या मसाइल खड़े करेगा? देखें, जो अपना कानून है, जो प्रॉब्ली आर्टिन है, उसकी जो सब क्लॉज 3 है, उसमें जो आपको बाहर से कोई फंडिंग आई है तो उसकी आपको जो आपकी यहाँ जो रेलेवेंट फिस्कल एजेंसीज हैं जैसे कि CBR वगैरह है, उसको आपने उसकी इत्तला देनी है। पैसे आने में कोई उसमें हर्ज नहीं है, यानी बाहर से अगर फंडिंग हो रही है तो बाय इटसेल्फ वो कोई गैर कानूनी नहीं है। अगर आपने उसकी जो है रिपोर्ट किया है और उसका बाकायदा उसको रजिस्टर कराया है विद द लॉफुल अथॉरिटी, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या कस्टम है या जो भी हैं, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ अपना रेवेन्यू है, अपना जो अब खिलाता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खिलाता है। तो अगर आपने जब वो पैसे आए अगर आपने उसका तस्करा कर दिया और रिकॉर्ड करा दिया तो ठीक है, पैसे बाहर से आने में कोई तो कसूरी साहब, सुप्रीम कोर्ट में ऑफशोर कंपनीज का जो मामला चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता अखलाक का मामला ज़ेर समाअत है। इमरान खान कई मुकदमात का सामना कर रहे हैं एक ही वक्त में। पीटीआई इसे इंतकामी कार्रवाई भी करार देती है और ये भी कहा जाता है कि ये हुकूमती रद्द-ए-अमल है। आपको इस तरह से लगता है कि हुकूमती रद्द-ए-अमल का शिकार है? देखिए, ये तो सवाल इमरान खान ही बेहतर उसका रखते हैं, लेकिन पर्सनली मैं एक सियासतदान भी हूँ और एक इस मुल्क का सीनियर लॉयर भी हूँ और इस मुल्क के आइन बनाने वालों में से भी हूँ। जब 73 का आइन बनाया गया तो आई वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान और मेरा बड़ा मेजर रोल है पाकिस्तान के आइन। इन तमाम तीनों बैकग्राउंड से मैं यही कहूँगा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी मुल्क के लिए एक खुशाइन चीज़ होती है और किसी मुल्क की अंदर एक उसकी बका और उसकी सालमियत और उसके अंदर जोड़ पैदा करने के लिए रूल ऑफ लॉ एक ऐसी लई है जो कौमों के अंदर जोड़ पैदा करती है और रूल ऑफ लॉ को तोड़ दिया जाए और जहां बेइंसाफी होती है वो कौमों के अंदर तोड़ पैदा करती है। ठीक है कसूरी साहब, तो अब अगर हम अगले मामले की तरफ देखें, वज़ीर आला पंजाब ने भी आज इमरान खान को 10 अरब की जो ऑफर थी उसका इल्ज़ाम लगाया गया था, उस पर हर्जाने का नोटिस भिजवाया है। इस कानूनी नोटिस की क्या हैसियत है? 15 दिन में जवाब नहीं देते खान साहब तो आगे क्या होगा? गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ उसी, और चीज़ ये होती है कि आमतौर पर ये जो हद तक इज्जत का जो दावे होते हैं वो बजाय आप हर्जाना क्लेम करते फिरें, वो जो छोटी मोटी आपकी इज्जत होती है वो भी जाती रहती है। जब आप सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं नेचुरली उसी इसके लिए जो है अपना शहबाज शरीफ को अदालत में आना पड़ेगा और ज़रूरी बात है कि जो इमरान खान का वकील है वो अपना 10 अरब के अलावा 20 सवाल दाएं बाएं करेगा और उन सवालों जो होते हैं जब आप अदालत में जब आप किसी अच्छे क्रॉस एग्जामिनर के से आपका आमना सामना हो जाए तो वो आपके छक्के छुड़ा देता है। तो आम तौर पर ये होता है कि जो लोग छोटी मोटी इज्जत रह जाती है वो भी जो इज्जत से सादात भी गायब हो जाती है। बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे हमरा थे और इमरान खान एक के बाद एक जिस तरह से अदालती मामलात में उलझते चले जा रहे हैं उस पर इजहार ख्याल कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऑपरेशन के जरिए बच्चों की पैदाइश का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान में ऑपरेशन के जरिए बच्चों की पैदाइश का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ रहा है जिसकी वजह से खवातीन की सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हर अस्पताल में 40 से 50% सिजेरियन केसेस आम बात हो गई है अब, और पिछले सालों के दौरान खतरनाक आदाद और शुमार सामने आए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक 2011 और 12 के दौरान
CMH रावलपिंडी में 56% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हुई। इसी तरह हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी, यहाँ 2008 में 45% सिजेरियन किए गए। थोड़ा और अगर हम पीछे चले जाएं तो 2006 और 7 में अयूब मेडिकल कॉलेज में 35% सिजेरियन केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह सन 2000 में गंगाराम अस्पताल में सिजेरियन केसेस की तादाद 21% थी। यानी जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है, हर गुजरते साल के साथ सिजेरियंस की शरह भी बढ़ती चली जा रही है, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल हरगिज नहीं, क्योंकि इससे माँ की सेहत को बड़ा खतरा होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक किसी भी मुल्क में 15% से जायद सिजेरियन केसेस रिपोर्ट होना बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये शरह 40 से 50% तक है। हमारे यहाँ हर साल 50% बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन से होती है, और ये सरकारी अस्पतालों के आदाद शुमार हैं। अगर आप प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाएं तो सिजेरियन की शरह इससे कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये केसेस इस तरह से सिजेरियन के जो हैं वो क्यों तेज़ी से बढ़ रहे हैं? नॉर्मल डिलीवरीज की शरह दिन ब दिन कम से कम क्यों होती जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह अस्पतालों में केसेस की ज़्यादती और वसाइल की कमी है। इसके अलावा गायनी वार्ड्स में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स, उनको प्रैक्टिस के लिए सिजेरियन को तरजीह दी जाती है, और अक्सर ऐसे केसेस में ऑपरेशन कर दिया जाता है जिसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पैसा बनाने के लिए भी सिजेरियन को तरजीह देते हैं क्योंकि उसका बिल ज़्यादा बनता है। तो ये एक बड़ा अहम मसला है, माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर असर डालता है। इस पर हम बात करेंगे। हमें सदर नेशनल फोरम फॉर विमेन हेल्थ डॉक्टर शेर शाह सैयद साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू को चुना है, और ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ऑपरेशन एक बहुत सीरियस मसला है। डॉक्टर साहब, ये बहुत हसास मौजू भी है और लोग इस पर बात भी बहुत कम करते हैं, लेकिन ये वजह क्या है? ये क्यों इतनी तेजी से इतना बड़ा डिफरेंस हम देख रहे हैं? नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम होती हैं और ज्यादातर डॉक्टर्स सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर दो तीन बड़े खास वजूहत हैं। एक तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि बाज़ डॉक्टर हजरात पैसे के लिए ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो उनको अगर 5,000 रुपये मिलेंगे या 10,000 रुपये मिलेंगे, तो अगर वो सिजेरियन सेक्शन करेंगे तो उनको 20,000 और 25,000 और 40,000 रुपये मिलेगा। तो पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे समाज में, जहाँ हर कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है, तो कुछ डॉक्टर जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है उसके लिए कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे अहम मसला है वो, उसमें भी दो बातें। एक तो ये कि जो सरकारी अस्पतालों में बाज़ दफ़ा ज़्यादा होता है, उसमें एक वजह ये होती है कि उनके पास केस आते ही ख़राब हैं। शहर के छोटे मोटे मैटरनिटी होम में जब मामला ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ भेज देते हैं, तो वहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है। ये एक वजह है। लेकिन जो दो बड़ी अहम वजूहत हैं वो है हमारे मुल्क में डॉक्टरों की तरबियत का फुकदान, और उसकी सीधी साधी जिम्मेदारी मैं दो लोगों पे डालता हूँ। एक जिम्मेदारी तो हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनके साथ वाबस्ता हस्पताल हैं, और वहाँ काम करने वाले प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो तरबियत देने में नाकाम हो रहे हैं। वो अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मुनासिब तरबियत नहीं दे पा रहे हैं, उनमें एथिकल और अखलाकी क़ुव्वत पैदा नहीं कर रहे हैं, उनमें इस बात का जवाज़ पैदा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पैसे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। और ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेज जिनको मेडिकल कॉलेज की तरह काम करना चाहिए, वो इस दौड़ में लग गए हैं कि वो यूनिवर्सिटी बन जाए, और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बन जाए, प्रो वाइस चांसलर बन जाए, डीन बन जाए, उनको पजारों मिल जाए। और अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब ने पिछले हफ्ते 3 मेडिकल कॉलेजों को यकायक यूनिवर्सिटी बना दिया। तो एक तो वहाँ पर तरबियत का फुकदान है। दूसरा मैं जिम्मेदारी डालता हूँ, पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर जो कि एक ऐसा अदारा है जो इम्तहान लेता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को मॉनिटर करता है, इस बात को मुमकिन बनाता है कि इनकी ट्रेनिंग मुनासिब तरीके से हो रही है। जब इनका इम्तहान हो रहा है तो इनको ना सिर्फ ये कि टेक्निकली देखा जा रहा है, साथ साथ उनके अखलाकी मियार को भी देखा जा रहा है। हमारा कॉलेज इसमें मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है, मुकम्मल तौर पे फेल हो गया। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अब आपने बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी निशानदेही कर ली, लेकिन सबसे जो बड़ी वजह सामने आती है वो यही आती है क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। नॉर्मल डिलीवरी के अगर 10,000 रुपये लग रहे हैं और कोई हॉस्पिटल उसी सिजेरियन के 40,000 या 50,000 ले रहा है, तो वो एक पैसे का जो फैक्टर है वो तो हमें नजर आ रहा है। फिर आपने सरकारी अस्पतालों को कहा कि अस्पताल नहीं, इसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इवन के प्राइवेट क्लिनिक्स में भी हो रहा होता है। फिर जब हम सरकारी
अस्पतालों की तरफ आते हैं, ठीक है वहाँ ख़राब केसेस आते हैं, और वो केसेस आते हैं कि जो परमानेंट उनके पास चेकअप के लिए नहीं आ रही होती हैं पेशेंट्स, बल्कि अचानक से सरकारी अस्पतालों में लाई जाती हैं। वो हो गया। फिर तरबियत का फौतान, अखलाकी पसमानदगी की तो आपने बात की, लेकिन लोगों में शऊर भी तो उजागर करने की ज़रूरत है। कुछ फैमिलीज़ की जानिब से ये भी किया जाता है कि वो इसको तरजीह देते हैं कि बजाय इसके कि वो नॉर्मल डिलीवरी से गुजरे वो खातून, तो वो सिजेरियन सेक्शन की तरफ भी जाते हैं। तो ये सारी वजूहात तो सामने आ गई हैं, लेकिन इन पर अब काबू पाने के लिए किया क्या जा सकता है? देखिए, एक बात तो बहुत बुनियादी है ना कि मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है, हमें ऑपरेशन कराना है, आपका क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मैं तो उनको समझाता हूँ और मैं आपको बताऊं कि 99% ऐसा होता है कि वो मेरी बात पे राजी हो जाते हैं। मैं अगर उन्होंने मुझे डॉक्टर चुना है तो वो मेरी बात सुनेंगे और मैं उनको बताऊंगा कि देखें, हर ऑपरेशन, मामूली से मामूली ऑपरेशन जिसमें आप पेट खोल रहे हैं, मेजर ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन है, और ऑपरेशन की मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी नॉर्मल से ज्यादा है। कुदरत ने औरत को इसलिए जन्म नहीं दिया है कि सारे बच्चे उसके पेट के जरिए से पैदा हों। 85% से ज्यादा औरतें दरख्तों के नीचे नॉर्मल तरीके से डिलीवर हो सकती हैं अगर उनको मौका दिया जाए। तो ये हमारा डॉक्टर का काम है कि उसको समझाएं। लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रहा है? यहाँ तो आप जितने हॉस्पिटल में चले जाएं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर हॉस्पिटल में एक दिन में 40-40, 50-50 सिजेरियन हो रहे होते हैं। खुद ही आगे कर दिया ना, निशानदेही कर दी। तो इस पे जब आपका अखलाकी तौर पर आपका दम निकल चुका है, आपके पास कोई रोल मॉडल नहीं है, आपको जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? आप तो अपने प्रोफेसर को ही फॉलो करेंगे ना, कॉलेज को ही फॉलो करेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, कोई तो इसको देखने वाला होगा। जिम्मेदारी तो मैंने बता दिया, जिम्मेदारी तो मैंने बता दिया। वो अदारे जो इसको मॉनिटरिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है, मिसाल के तौर पर कॉलेज फिजिशियन सर्जन है, और मिसाल के तौर पर वो मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जहां ये प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो ये इदारे जो मॉनिटर कर रहे हैं ये क्या करते हैं? दुनिया के हर अच्छे अदारे में एक इंटरनल एथिकल कमेटी होती है, वो 4 गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, उसको चेक करते रहते हैं कि भाई 3 गायनेकोलॉजिस्ट 10 सेक्शन करते हैं महीने के, आप 50 सेक्शन कर रहे हैं, क्यों? कि आपके पास अलग से पेशेंट आ रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करते हैं। तो हमारे किसी अदारे में कोई एथिकल कमेटी तो है नहीं, उनके ऊपर कोई देखने वाला तो है नहीं, तो यही होना है। एक बात, प्राइवेट अस्पताल में भी यही हाल है। अस्पताल को इस बात से दिलचस्पी है कि ये डॉक्टर साहब आते हैं, इनके पास 100 मरीज लेके आते हैं और 100 मरीज पे हम ऑपरेशन करते हैं, हमारी आमदनी बढ़ जाती है। हर आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है। जिस इदारे से आप मुंसलिक है, नेशनल फोरम फॉर विमेन हेल्थ, ये क्या करता है इदारा? देखिए, नेशनल फोरम फॉर वुमेन्स हेल्थ है, या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, या सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी है। मैं पाकिस्तान मेडिकल का सेक्रेटरी भी था, सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का सदर भी था। हम सब की कोशिश ये होती है कि 2 काम करें। पहला काम तो हम ये करें कि आवाम में इस बात की आगाही पैदा करें कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके लिए हम सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं, आप जैसे प्रोग्राम में बुलाते हैं तो हम आके उस पर बातचीत करते हैं। और दूसरा काम अपने ये करते हैं कि हम अपने प्रोफेशन में अपने डॉक्टरों को कोशिश करते हैं कि उनको एथिकल तरीके से वो काम करें। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हमारे पास पावर नहीं है कि हम उनके काम को रोक दें। लेकिन ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स काम कर रहे होते हैं, इनकी भी तो मॉनिटरिंग की जाती होगी। यहाँ पर किस तरह के केसेस होते हैं, तो इनको किस तरह से लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं? किस तरह से ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? देखिए ना, ये तो आप अस्पताल की बात कर रही हैं। पाकिस्तान में 6 लाख जाली डॉक्टर हैं, 6 लाख, 1-2 नहीं। पाकिस्तान में 6 लाख ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, जो उन्होंने दुकान खोली हुई है, वो इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, हेपेटाइटिस भी फैला रहे हैं, चिकनगुनिया, हर काम कर रहे हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग किसका फर्ज बनता है? ना, इसका बुनियादी देखें ना, बुनियादी जिम्मेदारी तो सरकार की है, बुनियादी जिम्मेदारी तो सरकार की है। तो जिस सरकार के पास टाइम ही नहीं है। सरकार जो है क्या काम कर रही है? सरकार बड़े-बड़े सरकार पर दबाव कौन डालेगा? आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो इदारे काम कर रहे हैं, जो मॉनिटरिंग के लिए काम कर रहे हैं, ये सब मिलकर सरकार पर दबाव डालेंगे, उनकी तवज्जो दिलाएंगे तो सरकार होश में आएगी। मैं हूं या प्रोफेशनल अदारे हैं जैसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है या सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी है, हम तो मुस्तकिल दबाव डालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सरकार को प्रायोरिटी नहीं है, सरकार को इस बात की एहसास नहीं है कि क्या करना चाहिए। सरकार तो देखिए ना, छोटी सी मिसाल है, छोटी छोटी सड़कें सरकार नहीं बनाती है, छोटे छोटे जो नाले बह रहे हैं उनको सही नहीं करती है, बड़े बड़े पुल बनाती है।
और छोटी सड़कों में क्या हो रहा है और नालों में किस तरह से मच्छर पड़ रहे हैं, किस तरह से चिकनगुनिया हो रहा है, किस तरह से डेंगू फीवर हो रहा है, सरकार को इससे मतलब नहीं है। सरकार को इससे मतलब नहीं है कि बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेक्टर, तालुका अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को इससे इंटरेस्ट है कि एक ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना करके वहां पर अरबों रुपए का सामान खरीद लो। तो जब ऐसी सरकारें होंगी जो अवाम दुश्मन काम करेंगी तो उनका कौन मॉनिटर करने वाला है? बहुत अफसोस की बात है। हम लोग डॉक्टर हैं, हमारी ट्रेनिंग इस तरह से नहीं हुई है। हमारा जो अहद है वो ये कहता है कि हम अपने मरीज को हर सूरत में फौकियत देंगे, उसके मफाद के लिए काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीज के मफाद में काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जेब के मफाद में काम कर रहे हैं, जो कि एज ए डॉक्टर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेषा साहब, आप आए और आपने इंतहाई हसास जो मौजूद है इस पर बात की। आपने चुना है और मैं चाहूंगा, दरखास्त करूंगा कि इसको बार बार करें। और आवाम से मैं आपके प्रोग्राम के जरिए अपील करता हूँ कि जब कोई डॉक्टर आपको बोले कि आपको सेक्शन करना है तो आप उससे पूछे भाई क्यों कर रहे हैं, और हम सेकंड ओपिनियन। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रही हूँ ऐसा नहीं होता है। जब उनको करना होता है ना तो वो एक पेपर आपको पकड़ा देते हैं, आप इस पर साइन कर दें, आपका मरीज बचेगा नहीं बचेगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और उस वक्त माएँ इतनी लाचार होती हैं, इतनी बेबस होती हैं कि वो कहती हैं नहीं हमें इस पर साइन नहीं करना, आप ले जाएं इसको, इसका सिजेरियन कर दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर शेषा साहब हमारे साथ थे और ये मामला इतना संगीन है कि उसमें वाकई बेबसी और लाचारी ही नजर आती है और सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार हरगिज नहीं करती। अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं और बात करेंगे अपने तमाम बॉर्डर्स की, जहां पर सूरत हाल खासी कशीदा नजर आ रही है। जुमे को अफगान फोर्सेस ने इश्तियाल अंगेजी दिखाई, हफ्ता और इतवार इस मामले को निपटाते निकल गया। आज सुबह से भारतीय फोर्सेस ने LOC पर हंगामा बर्पा किया हुआ है, मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है और अब ईरान ने सरहद पार कार्रवाइयों की धमकियां देना भी शुरू कर दी हैं। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दहशतगर्द जहां भी होंगे ईरान वहां हमला करेगा। उन्होंने अपने बयान में बराह रास्त किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन आलमी मुबसरीन के ख्याल में उनका इशारा पाकिस्तान की जानिब ही है, क्योंकि 24 अप्रैल को ईरानी सूबे सिस्तान में हमले के दौरान जो 10 ईरानी गार्ड्स मारे गए थे, उस हमले की जिम्मेदारी ईरानी अस्करियत पसंद गिरोह ने कबूल की है, जो पाकिस्तानी इलाकों से ऑपरेट करती है। इसीलिए अब जनरल बाकरी ने अपने बयान में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करने पर जोर दिया है और फिर धमकी भी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया जाएगा और उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, फिर चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। ईरानी जनरल का ये बयान, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त में दिया गया है जब इस्लामी इत्तेहाद की सरबराही को लेकर ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में पहले ही तनाव है। फिर अफगानिस्तान भी सरहद पर मदाखलत से बाज नहीं आ रहा, जिसका पूरा फायदा भारत की जानिब से उठाया जा रहा है। मुख्तसरन ये कि हमारे तीनों अहम बॉर्डर्स कशीदा सूरत हाल है और ये किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। अब इस पर बात करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज से हमें ज्वाइन किया है खालिद रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। बैक वक्त 3 अहम सरहदों पर इतनी कशीदगी, सूरत हाल अचानक से ख़राब तो नहीं हुई है, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी कितनी जिम्मेदार है इसकी? देखिए, खारजा पॉलिसी हो या मुख्तलिफ नौइयत के फ़ैसले हों, इनमें बहैसियत मजमूई एक हम आहंगी की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है उसमें ताल्लुकात महज दो तरफ़ा नहीं हैं, बल्कि ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल और आलमी सियासत जो है उसके असरात हैं जी। चुनाचे हिंदुस्तान के साथ तो हमारे कुछ मुस्तकिल नौइयत के मसाइल हैं, लेकिन ख़ित्ते की सियासत और आलमी सियासत की बिना पर मुख्तलिफ अनासिर हैं जो मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बाकी दोनों सरहदों पर भी एक तरह से मुश्किलात और तनाव की कैफियत पैदा हो। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन चैलेंजेस तो कौमों की ज़िंदगी में आते हैं और बिलाशुबा ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी से मुताल्लिक़ तमाम अनासिर ने मिलकर हल करने की कोशिश करनी है। तो मैं इसे जो हालात हैं ख़ित्ते के कि अफ़गानिस्तान में एक तवील अरसे से जंग जारी है और वहाँ मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के आलमी सतह पर किरदार जो हैं वो सरगर्म हैं, मैं इसे गैर मुतवक्के नहीं समझता कि मुख्तलिफ़ लॉबीज़ अपने अपने मकासद के लिए हमारी सरहदों पर तनाव पैदा कर रही हों, और ये हमारी क़यादत का इम्तिहान है कि वो इसको तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। जो ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल बन रही है उसको बड़ा वाज़े किया। भारत और अफगानिस्तान की बात समझ आती है कि दोनों के अंदर एक नेक्सस बना हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से इतनी बड़ी धमकी आ जाना, क्या ये मामला, इसका ताल्लुक इस्लामिक अलायंस की सरबराही वाला है? ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में माजी में भी उतार चढ़ाव आता रहा है,
जिसमें एक वजह अफ़गानिस्तान है और दूसरी वजह पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुक़ात हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ख़िलाफ़ में ही नहीं बल्कि तारीख़ी तौर पे भी कुछ ऐसे तनाज़ात मौजूद हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे के हवाले से नाराज़ रहते हैं और एक दूसरे के हवाले से पॉलिसियाँ तश्कील दे रहे होते हैं। पाकिस्तान ने माजी में भी इसमें बहुत तवाज़ुन के साथ चलने की कोशिश की है और पाकिस्तान इस वक्त भी तवाज़ुन के साथ ही चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाज़ लॉबीज़ ऐसी हैं और हर दो जगह पे मौजूद हैं जो इसमें जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुक़ात हैं उन्हें ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। तो बाज़ औक़ात ये लॉबीज़ जो हैं ये एक तरह से सरगर्म हो जाती हैं, इन्हें ज़्यादा मौका मिल जाता है। मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए भी ये नागुज़ीर है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को एक बहैसियत मजमूई तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ाए। हल आप क्या देखते हैं? भारत मुज़ाकरात को तैयार नहीं है, अफगान हुकूमत भारत को पूरी तरह से ईरान सऊदी इत्तेहाद की सरबराही की वजह से नाराज़ है, तो पाकिस्तान फिर इस सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल करे? नहीं, मेरे ख्याल से ये ज़रा मुबालगा होगा और चीज़ें ज़राए इबलाग के ज़रिए से हैंडल नहीं होती। पाकिस्तानी क़यादत को भी ये ज़रूरी है कि बजाय इसके कि वो ज़राए इबलाग के ज़रिए से और मीडिया के ज़रिए से बयानात का तबादला करे, यानी हर मुल्क के साथ ताल्लुक़ात को दो तरफ़ा तौर पर ज़्यादा गहरे अंदाज में मरबूत और मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जैसे अभी ईरानी क़यादत में से भी अहम अफराद ने पाकिस्तान का दौरा किया है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी ये इक़दामात किए जाने चाहिए कि बराह रास्त क़यादत की सतह पर राब्ते हों। अफ़गानिस्तान में भी कुछ राब्ते हुए हैं, इन राब्तों को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए। ये बदकिस्मती होगी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भी और बक़िया ममालिक की जानिब से भी मीडिया के ज़रिए से एक दूसरे को पैगामात दिए जाएँ। माजी में भी इन चीज़ों ने मामलात को बिगाड़ा है और मुस्तक़बिल में भी अगर कोई बिगाड़ आएगा तो वो इन चीज़ों के ज़रिए से होगा। क़यादत की सतह पर मुकालमा होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान इनके दरमियान जिस नौइयत के मुश्तरकात हैं उसकी बुनियाद पे कोई मसाइल जो हैं वो एक ख़ास हद से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद रहमान साहब हमारे हमरा थे और ख़ित्ते में बढ़ते हुए जो ख़तरात हैं उन पर इजहार ख्याल भी कर रहे थे और कह रहे थे कि माजी में मामलात बिगड़े ज़रूर हैं लेकिन क़यादत की सतह पर अगर मुकालमा हो तो हालात बेहतर भी हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर हम बात भी करना चाहते हैं और अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे मसाइल हैं, इशूज़ आप उजागर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए, अपना फीडबैक भेजिए फेसबुक और ट्विटर पर। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। करनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?